हेलो दोस्तों, मैं हूँ राइटर उत्तम। और आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं फ़िल्म सैयारा। और रिव्यू के साथ साथ मैं आपको इस फ़िल्म की फ़िल्म थेरेपी के बारे में भी बताऊंगा। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फ़िल्म थेरेपी क्या होती है। जब हम लोग कोई भी फ़िल्म देखते हैं तो उस फ़िल्म में से कुछ ऐसी बातें होती है जो हम अपने जीवन में भी उतार सकते हैं, सीख सकते हैं। और अगर हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स है तो हम फ़िल्म देख के भी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, या हमें वो फ़िल्म देख के आइडियाज़ मिल सकते हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करें। तो फ़िल्म सैयारा जो है उसे हम एक फ़िल्म थेरेपी के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो फ़िल्म रिव्यू और फ़िल्म थेरेपी के बारे में जो बात कर रहा हूँ, मेरा रिव्यू बहुत ही छोटा रहेगा लेकिन फ़िल्म थेरेपी लंबी रहेगी, ताकि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इस फ़िल्म का पूरा आनंद भी ले सके और साथ ही साथ में उनके जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो उसके बारे में वो सोच भी सके और उसका सॉल्यूशन भी निकाल सके। तो चलिए पहले एक क्विक रिव्यू हम लोग कर लेते हैं। मुझे पता है कि आपने सैयारा के बहुत सारे फ़िल्म रिव्यूज़ ऑलरेडी देख चुके हैं, इससे मेरा फ़िल्म रिव्यू बहुत छोटा रहेगा, लेकिन फ़िल्म थेरेपी मेरी जो है वो डिटेल्स में रहेगी। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि सैयारा फ़िल्म में जो एक्टिंग है वो ये देख के कि दोनों न्यू कमर्स हैं तो दोनों की एक्टिंग अच्छी है। हीरो हो और जो हीरोइन है वो दोनों। स्टोरी जो है, स्टोरी और स्क्रिप्ट वो भी अच्छी है। डायरेक्शन मोहित शोरी का बढ़िया है। म्यूज़िक इज़ रियली वेरी वेरी गुड। सिनेमेटोग्राफी इज़ गुड। तो ओवरऑल अगर मैं रेटिंग दे रहा हूँ इस फिल्म को तो मैं 5 में से ओवरऑल रेटिंग दे रहा हूँ 3। अब आते हैं हम लोग फिल्म थेरेपी, जो इस वीडियो का मेन पोर्शन है। फिल्म थेरेपी क्या क्या चीज़ें हैं जो इस फिल्म में आपको ध्यान रखनी है, और उस टाइप की प्रॉब्लम्स अगर आपके जीवन में है तो आप भी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। पहला, फिल्म में दिखाया जाता है कि ये जो एक्ट्रेस है वो एक मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाती है, और वहाँ पे उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो कहता है कि मैं ब्रेकअप करना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता हूँ। उसके बाद क्या होता है कि उसकी मुलाकात हीरो से होती है, और वो हीरो जो है उसके हीलर का काम करता है। ठीक है? हीरो हीलर का काम करता है लड़की की ज़िंदगी में, और लड़की जो है वो हीलर का काम करती है हीरो की ज़िंदगी में। यानी कि ये सीन से हमें क्या सीखना है कि दो लवर्स जो है वो कुछ हद तक एक दूसरे के जीवन में उनकी लाइफ हील कर सकते हैं। सो ये हो गया फिल्म थेरेपी का पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट, फादर सन रिलेशनशिप। फिल्म में दिखाया गया है कि जो हीरो है और उसके जो पिताजी है दोनों के बीच में बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, बहुत ही कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव होती है, क्योंकि वो बेटा कोशिश करता है और वो रिलेशनशिप हील हो जाती है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी आपके पिताजी के साथ आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है तो उसको हील करना बहुत ज़रूरी है। अब आता है पॉइंट नंबर 3, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। अपना जो हीरो था वो एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट था, यानी कि वो एक सिंगर था। तो स्टार्टिंग में एक सीन में दिखाया गया कि वो किसी टॉयलेट में चला जाता है, और अंदर टॉयलेट से तरह तरह की आवाज़ें आती है, और फिर थोड़ी देर बाद जब उसका फ्रेंड नॉक करता है तो अंदर से एक औरत निकलती है। ठीक है? अब ये सीन बहुत से जो लोग हैं उनको ये सीन बहुत ही माचो लगा। लेकिन सच तो ये है कि जब हम लोग फ्री सेक्स करते हैं, ठीक है, फ्री सेक्स यानी कि बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेक्स करते हैं, तो उसमें सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस का ऑलवेज खतरा रहता है। तो हमेशा जब हम लोग फ्री सेक्स करते हैं बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के या बिना सोचे समझे, तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें एसटीआईज हो सकता है और हमें एचआईवी भी हो सकता है। इसलिए इस टाइप की सेक्शुअल एक्टिविटी बिल्कुल ही एडवाइजेबल नहीं है। अब पॉइंट नंबर 4, सेक्स विथ लव। अब ये एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाई गई है फिल्म में, कि जब वो हीरो को वो हीरोइन से प्यार हो जाता है तो उसके बाद उनका जो सेक्स होता है दैट इज़ सेक्स विथ लव। और सेक्स विथ लव जब होता है तभी एक ट्रू सेटिस्फेक्शन भी एक पुरुष और स्त्री को मिलते हैं। तो ऑलवेज एम टू हैव सेक्स विथ समवन whom यू लव, तभी आपको वो ट्रू सेटिस्फेक्शन आपको मिलने वाला है। अब हम लोग आ जाते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ मैरिज। फिल्म में एक सीन है जब लड़की की जो माँ है वो लड़के को कहती है कि मेरी लड़की का अभी अभी ब्रेकअप हुआ है और वो धोखे का शिकार हो चुकी है, इससे दोबारा मुझे आप जैसे लड़के की ज़रूरत नहीं है अपनी बेटी के लिए। और जब वो लड़की को ये बात पता चलती है और लड़का जब उसे बीमारी की हालत में मिलने जाता है, तो लड़का फ़ौरन कह देता है कि चलो हम लोग शादी कर लें।
ताकि लड़की की माँ की जो चिंता है वो दूर हो जाए। लेकिन उस वक़्त वो लड़की उसे ये समझाती है कि शादी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और वो जब ज़िम्मेदारी उठाने लायक बन जाए तभी हमें शादी करनी चाहिए। तो ये पॉइंट से मैं बिल्कुल ही सहमत हूँ। मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और बहुत ही रेलेवेंट लगा कि शादी जो है वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कैजुअली हम इसे नहीं ले सकते। ठीक है? अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 6 जो है डेडिकेशन टू म्यूज़िक। फ़िल्म के शुरुआती दौर में दिखाते हैं कि जो हीरो है वो एक परफ़ॉर्मेंस दे रहा है और परफ़ॉर्मेंस देते-देते बारिश हो जाती है और सारी जो ऑडियंस है वो वहाँ से हट जाती है। लेकिन वो उसके गाने में इतना पैशन होता है, उसे अपने काम के प्रति इतना लगाव रहता है, इतना प्रेम रहता है, इतना डेडिकेशन रहता है कि वो अपना गाना कंटिन्यूअस ऑन रखता है और थोड़ी देर बाद उसके जो ऑडियंस होते हैं, वो छाता लेके वहाँ पे आ जाते हैं। तो ये सीन से पता चलता है कि अगर आपका काम बहुत ही आपको प्रिय है, आप डेडिकेटेड हैं, आप पैशनेट हैं, तो आपको व्यूअर्स कहीं न कहीं से मिल ही जाएँगे, वो कहीं जाएँगे नहीं। सो ये एक चीज़ बहुत ही बड़ी थी सीखने वाली। अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 7 पे कि ट्रू लव क्या होता है, ठीक है? आजकल के ज़माने में ट्रू लव नाम की चीज़ बहुत ही कम रह गई है, लेकिन ये फ़िल्म में एक रीआइटरेट किया गया है कि ट्रू लव क्या है। तो ट्रू लव में अगर यहाँ पे देखा जाए तो मैं आपको 2 एग्ज़ाम्पल्स देना चाहूँगा कि जब वो लड़की पता चलता है कि उसे अल्ज़ाइमर्स है, तो लड़का अपना करियर थोड़ा होल्ड पे रखता है और उसके ठीक करने में लग जाता है। यहाँ पे लड़की को पता है कि लड़के का फ़ोकस क्या है, लड़के को बहुत ही बड़ा सुपर सिंगर बनना है और लड़की को ऐसा लगता है कि उसकी वजह से उसके करियर में बाधा आ रही है, इसे उसको छोड़ के दूर चली जाती है। तो यहाँ पे ट्रू लव है क्योंकि लड़का भी सैक्रिफाइस दे रहा है, लड़की भी सैक्रिफाइस दे रही है, खुद के लिए नहीं, किसी और के लिए। सो दैट इज़ ट्रू लव। अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 8 पे। कई बार हम लोग एक्सटर्नल अपीयरेंसेस को लेके हम लोग समझते रहते हैं कि इंसान जैसा बाहर से दिखता है वैसे ही अंदर से होगा। अब अगर ये फ़िल्म में आप देखें तो जो हीरो है उसे बहुत ही एक रग्ड अपीयरेंस दिया गया है। ऐसे दिखाया गया है कि जैसे वो बहुत ही एक लापरवाह इंसान है। लेकिन फ़िल्म के दरमियान ही समझ आता है कि भले ही उसका अपीयरेंस जैसा भी हो, लेकिन वो बिल्कुल ही लापरवाह नहीं है, उसे भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो बाहर से दिखता है, हो सकता है कि वो अंदर से वैसा नहीं हो, कुछ अलग ही हो। अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 9 पे, वो है पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, जो एक फ़िल्म का बहुत ही बड़ा फ़ोकस है। और अ, जब आप किसी से प्यार करते हैं, तो उसमें पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़रूरत है, जो कि दिखाया गया है कि वो जो हीरो है, उसमें भी बहुत ही पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि लड़की अल्ज़ाइमर से बीत रही है और वो जो लड़की है, उसमें भी बहुत पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि वो भी उससे दूर चली जाती है ताकि वो अपना करियर बना सके। तो सही मायने में देखा जाए तो सही प्यार ही ये है। सही प्यार सिर्फ़ गाने-गानों में या साथ कॉफ़ी पीने में, चाय पीने में, कोल्ड ड्रिंक पीने में या ड्रिंक पीने में नहीं है। सही मायने में प्यार अगर देखा जाए, तो वो पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग ही है। अब हम लोग पॉइंट नंबर 10 पे आते हैं। फ़िल्म में दिखाते हैं कि एंडिंग में जब हीरो का गोल अचीव हो गया होता है और लड़की भी एक ऐसे स्टेज पे आ जाती है जहाँ पे बीच-बीच में उसे अपना जो ओरिजिनल हीरो है, उसकी याद आ जाती है, तो वो भी एक कंफर्टेबल ज़ोन में होती है और ये हीरो भी एक कंफर्टेबल ज़ोन में आ गया होता है और तब जाके वो लोग दोनों शादी करते हैं। यानी कि उन्हें ये पता चल जाता है कि व्हाट इज़ द राइट टाइम फॉर मैरिज और वो राइट टाइम पे वो लोग शादी करते हैं। सो दिस वाज़ समथिंग वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट कि मैरिज भी एक राइट टाइम पे होना चाहिए। ये नहीं कि सोसाइटल प्रेशर में आके आप शादी कर लें। पॉइंट नंबर 11, फ़िल्म में बहुत सारे किसिंग सीन्स हैं, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि किसिंग जो है इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेक्सुअल कम्युनिकेशन स्पेशली फॉर अ वुमन। इसलिए अगर लड़के को किसिंग नहीं आती है तो उसे आर्ट ऑफ किसिंग बिल्कुल सीखना चाहिए और हर एक किसिंग की एक अपनी वैल्यू है, अपना एक अलग मीनिंग होता है और रेगुलरली वो लवर्स को किस करना चाहिए ताकि उनका सेक्सुअल बॉन्डिंग बढ़ता रहे। और फाइनली जो 12th पॉइंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ फिल्म थेरेपी, कि आप पास्ट और प्रेजेंट में एक साथ नहीं जी सकते। ठीक है? अब देखिए कि वो लड़की जब पास्ट और प्रेजेंट में एक साथ जी रही थी, एक तरफ तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था जिसे वो भुला नहीं पा रही थी और प्रेजेंट में वो अपने प्रेजेंट बॉयफ्रेंड से प्यार कर बैठी थी। और साथ ही साथ में अगर उसका डिज़ीज़ भी तो देखें तो डिज़ीज़ के कारण भी वो अपना पास्ट और प्रेजेंट को फ्यूज़ कर रही थी, यानी कि कन्फ्यूजन में हमेशा रहती थी।
तो हमेशा अगर आप पास्ट को नहीं भुला पाएंगे तो प्रेजेंट में जी नहीं पाएंगे। तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपका पास्ट हील हो जाए और तभी आप एक प्रेजेंट रिलेशनशिप में आए। तो ये मेरी थी फिल्म थेरेपी रिलेटेड टू सैयारा। तो अगर आपके लाइफ में ऐसे कोई प्रॉब्लम्स है तो आप ये फिल्म सैयारा की मदद से उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा ये फिल्म रिव्यू और फिल्म थेरेपी ऑफ सैयारा पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो और आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको ऐसी प्रॉब्लम्स है तो आप ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।